अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी की, और ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान में क्लास 12 में मौजूद है। और सिंध बोर्ड के अलावा तमाम बोर्ड्स में ये चैप्टर 15 जो कि होम्योस्टेसिस से है उसमें मौजूद है, जबकि सिंध में ये चैप्टर 1 जो कि होम्योस्टेसिस के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी और किडनी स्टोन्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। कलेक्टिव अगर हम बात करें किडनी की कि किडनी को देखें इन डिटेल कि क्या है, तो किडनी जो है हमने बात की कि वो एक बीन शेप है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो डार्क रेड कलर का है। और अगर हम बात करें कि इसकी लेंथ कितनी है तो इसकी 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और अगर हम बात करें कि ये कितना थिक है तो ये 4 सेंटीमीटर थिक होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं साथ में कि ये 4 सेंटीमीटर थिक है और ये 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर वाइड है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कहाँ प्रेजेंट है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो डायफ्राम के नीचे आप देखेंगे कि अगर इसको यहाँ ले आते हैं कि डायफ्राम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो लास्ट 2 रिब्स हैं ये इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, कवर कर रही हैं। ये तो हमने अभी तक बात की कि किस सिस्टम में प्रेजेंट है, इसकी बॉडी में पोजीशन क्या है। अब अगर हम इन डिटेल देखें किडनी के स्ट्रक्चर को कि वो अंदर से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये आपके सामने एक और डायग्राम है, इसमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। किडनी को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं एक बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो लाइट कलर में है, उसे हम कह रहे हैं कि वो रेनल कॉर्टेक्स है, और ये जो डार्क कलर में आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है रेनल मिड्यूला। तो ये सामने आपके है कि ये रेनल कॉर्टेक्स और उसके बाद क्या आ गया, रेनल मिड्यूला। और ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपको कोन शेप में नजर आ रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रेनल पिरामिड। मतलब कि ये जो रेनल मिड्यूला है, रेनल मिड्यूला के अंदर ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, इन कोन शेप स्ट्रक्चर्स को रेनल मतलब मिड्यूला के रेनल पिरामिड्स कहा जाता है। और इन 2 पिरामिड्स के दरमियान वाली जो जगह है इसे हम कहते हैं रेनल कॉलम। ये क्या है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं किडनी के। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये वाला जो रीजन है जहाँ पे ये पिरामिड एंड हो रहा है, वहां का जो ये वाला रीजन है इसको कहा जाता है रेनल पेपिला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम साथ में यहाँ ले आते हैं सामने कि ये क्या है, रेनल पेपिला। और अगर हम रेनल कैप्सूल की बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है, जिसने पूरे के पूरे किडनी को सराउंड किया हुआ है, उसके बाहर एक लेयर है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, उसे रेनल कैप्सूल कहा जाता है। किडनी का जो बेसिक यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर जो इसका जो बेसिक यूनिट है, जो ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है, वो किस लेवल पे हो रही है, वो नेफ्रॉन के लेवल पे हो रही है। नेफ्रॉन में भी यहाँ पर ये जो आपको लाइन सी नजर आ रही है, इसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, जो कि
ऑस्मो रेगुलेशन के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है या जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ आ जाएगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद जैसे हमने यहाँ कहा था कि ये वाला जो एरिया होता है जो पिरामिड्स की कोनिकल शेप का ये वाला जो एरिया है इसे हम रेनल पेपिला कहते हैं, और यहाँ पर जो डक्ट है उसे हम पेपलरी डक्ट का नाम देते हैं। ये पेपलरी डक्ट के बाद जो ये रीजन है जिसे हम कह रहे हैं कि रेनल कॉलम्स के दरमियान, मतलब एक रेनल कॉलम ये है, दूसरा रेनल कॉलम ये है, इनके दरमियान ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या कहेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि ये एक रेनल कॉलम है, ठीक है, दूसरा जो है वो ये रेनल कॉलम है, और इनके दरमियान हम बात करें कि ये वाले जो डक्ट्स हैं इन्हें हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। जैसे ये जो के ये क्या है, ये माइनर कैलेक्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो रीजन्स हैं, ये जो माइनर कैलेक्स हैं ये मिल के एक मेजर कैलेक्स बनाते हैं, और ये जो मेजर कैलेक्स है फिर ये क्या बनाती है, ये रेनल पेल्विस। और ये जो रेनल पेल्विस है यहाँ पर जो एक डिप्रेशन सी बन जाती है उसको हम कहते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, रेनल हाइलस। और यहाँ यही वाला जो हाइलस का एरिया या रीजन है जहाँ से ब्लड आर्टरीज और ब्लड वेन्स और इसके अलावा जो हम कह रहे हैं कि नर्व नेट है वो एंटर या लीव कर रहा है, मतलब इसके अंदर एंट्री हो रही है या इसके अंदर से बाहर आ रहा है, वो सारा का सारा इस रीजन से होता है। आज हम बात करेंगे फंक्शन, जो फंक्शन है किडनी का वो इससे परफॉर्म करती है, उसका एक स्पेशल यूनिट है जिसे जी हम कहते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे, तो रीनल पिरामिड में हमारे पास बहुत सारे नेफ्रॉन जो है वो मौजूद हैं, तकरीबन 1 मिलियन के करीब एक किडनी में हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। तो अगर हम नेफ्रॉन को मैग्नीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस रेड वन से, जो कि आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको जी हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है जी, ये जो रेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस जो है हमारे पास जी, इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक बेड होता है, एक गुच्छा होता है, एक क्लस्टर होता है किस चीज का, कैपिलरीज का। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एफेरेंट, ठीक है जी, और एक को हम कहते हैं ईफेरेंट। ठीक है जी, एफेरेंट जो है जिसको हमने ए से लिख दिया, इससे ब्लड आता है किस चीज में, नेफ्रॉन में, और जब नेफ्रॉन में ये ब्लड इंटर हो जाता है तो यहां से दोबारा वही ब्लड जो है वो इस इफेरेंट के थ्रू बाहर चला जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस ग्लोमेरुलस को इंसर्कल किया है किस चीज ने, एक दूसरे स्ट्रक्चर ने, जो कि हमारे पास क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है जी, ये वाला अगर हम इसको इंसर्कल कर दें, ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं बूमेन कैप्सूल्स। ठीक है जी, बूमेन ने इसको डिस्कवर किया था, उसके नाम से इसका ये नाम पड़ा, दैट इज बूमेन कैप्सूल। और बूमेन कैप्सूल के बाद आपको ये मुड़ी हुई सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युलेटेड। तो ये जी हमारे पास कहलाता है प्रॉक्सिमल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। ठीक है जी, यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स कहलाती है। इस प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक यू शेप स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है जी, इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दैट इज लूप ऑफ हेनली, हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हेनली ने इसको डिस्कवर किया था तो उसके नाम से ये पड़ गया इसका नाम। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक जो रीजन हमारे पास है, इसको हम, ये भी मुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल कन्युलेटेड। कन्युलेटेड का मतलब क्या है, मुड़ा हुआ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ट्यूब्यूल्स होंगे, सो दैट इज डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स है हमारे पास। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये मजीद कुछ ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब इन्हीं नाम को माइंड में रखते हुए हम पढ़ेंगे कि किडनी जो है वो हमारे पास इस नेफ्रॉन के थ्रू इसके किस पार्ट से किस किस चीज की क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है। तो हम एक दूसरी डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। हमारे पास जो किडनी का फंक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास किडनी का फंक्शन है, जो कि हमारे पास क्या है, ब्लड की फिल्ट्रेशन, वो 3 हिस्सों में या 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है प्रेशर फिल्ट्रेशन, उसके बाद हमारे पास होती है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और थर्ड हमारे पास जो है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन।
होता क्या है हमारे पास कि जब ब्लड जो है हमारे पास ये जब इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में इंटर होता है, ठीक है जी, तो यहां पर ये क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन कर लेता है, ठीक है जी, ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन कर लेता है। फिल्ट्रेशन कैसे करता है कि ये प्रेशर के साथ होती है, ठीक है जी। प्रेशर के साथ क्या है कि जब ब्लड आता है इस ट्यूब में, ठीक है जी, तो इन कैपिलरीज में क्या करता है, तो वो प्रेशर अप्लाई करता है इन कैपिलरीज की वॉल्स पे। जब ये प्रेशर अप्लाई करता है तो इसमें से कुछ चीजें जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं, ठीक है जी। उन चीजों के वे कौन कौन सी हमारे पास आ जाती हैं, दैट इज वाटर, ग्लूकोज, साल्ट, ठीक है जी, और यूरिया भी इसमें आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज यूरिया। तो ये चीजें जो है हमारे पास ये फिल्टर आउट हो जाती हैं। बाकी जो ब्लड होता है वो हमारे पास इस इफेरेंट आर्टरियोल से वापस चला जाता है। तो ये वाटर, ग्लूकोज, साल्ट और यूरिया हमारे पास एक स्ट्रक्चर या एक हमारे पास लिक्विड बनाती है या एक फिल्ट्रेट बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है, चूंकि इसको इस ग्लोमेरुलस ने क्या किया, फिल्टर किया, सो दैट्स व्हाई इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये अब हमारे पास इस रीजन में, जिसको हमने नाम दिया था प्रॉक्सिमल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स का, उसमें से ये गुजरेगा। तो प्रॉक्सिमल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल को मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉक्सिमल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी से, ठीक है जी, दैट इज लूप ऑफ हेनले, इसको हम एलएच से लिख लेते हैं। ये डिस्टल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, इसको हम डीसीटी से लिख लेते हैं। तो इनमें हमारे पास क्या होगी, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास यहां पर जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है वो किन चीजों की होगी। तो दोबारा जो है हमारे पास ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं कि ये वाटर, ग्लूकोज और साल्ट जो है हमारे पास, ये क्या होंगे, इनकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब इनकी क्या होगी, रीएब्जॉर्प्शन। क्यों होगी रीएब्जॉर्प्शन या कहां पे होगी, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो क्या है, नेफ्रॉन है, इसको इंसर्कल किया होता है किस चीज ने, कैपिलरीज ने। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ये इसके ऊपर कैपिलरीज ड्रॉ कर ली, तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं, इसमें दोबारा वापस हमारे पास जो ये वाटर वगैरह है ये क्या हो जाएंगी, इंटर हो जाएंगी ब्लड में। तो अब ये कुछ प्रोसेस के थ्रू इनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि ये सेलेक्टिवली है। मतलब क्या है कि कुछ सेलेक्टेड चीजें हमारे पास क्या होंगी, रीएब्जॉर्ब होंगी। साल्ट के लिए हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एब्जॉर्ब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी चीज कम कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाती है, किसकी मदद से, एनर्जी की मदद से। इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और वाटर जो है हमारे पास, ये जी जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है जी। और ग्लूकोज जो है हमारे पास, ये किसके थ्रू जाता है, ये जी हमारे पास जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन हमारे पास क्या है, ये भी है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स की जो है हमारे पास वो क्या होते हैं, जब वो हाई कंसंट्रेशन पे होते हैं और वो लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। तो ये चीजें हमारे पास क्या हो जाती हैं, इनकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। कहां पर, इस प्रॉक्सिमल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स में। इसके बाद ये फिल्ट्रेट जो है हमारे पास, ये आ जाता है लूप ऑफ हेनले के पास। अब लूप ऑफ हेनले में हमारे पास दो लूप्स हैं, एक को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप और एक को हम कहते हैं असेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप में हमारे पास मोस्टली जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो किस चीज की होती है, दैट इज वाटर, H2O की होती है। और असेंडिंग लूप में हमारे पास जो NaCl है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज की, डिस्टल कन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स की। इसमें फिर हमारे पास अगेन जो है रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी किस चीज की, वाटर की, दैट इज H2O। तो ये चीजें हमारे पास हो जाती है। अब थर्ड स्टेप है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। जब ये सारी चीजें इस फिल्ट्रेट से निकल जाती हैं तो यहां पर हमारे पास जो ब्लड है उसका पीएच जो है वो क्या होता है, वो जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी ट्यूबुलर सिक्रीशन करते हैं किस चीज की, नेफ्रॉन में। इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट आयोन्स, ठीक है जी, क्रेटिनीन्स आ जाते हैं और यूरिया जो है वो इसमें आ जाती है। और प्लस ये क्या कि हमारे पास पीएच मेंटेन रखता है किस चीज का, ब्लड का। और ब्लड का जो हमारे पास पीएच है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है जी। पीएच को पहले टी कर लेते हैं, दैट इज पीएच। पीएच
जो हमारे पास ब्लड का है ये कितना है, 7.3 से लेके 7.4 तक हमारे पास पीएच है किस चीज का, ब्लड का। तो ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन दोबारा हमारे पास हो जाती है, ये चीजें दोबारा जो है क्या हो जाती हैं, ब्लड से वापस आ जाती हैं किस चीज में, इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। क्यों? क्योंकि ये आयोन्स क्रेटिनिन और यूरिया स्पेशली क्या करती हैं, ब्लड के पीएच को इंक्रीज करती हैं। तो जब ये इसकी हमारे पास फिल्ट्रेशन हो जाती है तो फिर ये हमारे पास इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं। ठीक है जी, कलेक्टिंग डक्ट में जब ये हमारे पास आ जाते हैं तो अगेन क्या होगा, हम वापस अपनी डायग्राम की तरफ चले जाते हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास ये क्या कलेक्टिंग डक्ट है, उससे फिर ये आ जाएंगे किस चीज में, इस रीनल, जिसको हमने रीनल पेल्विस का नाम दिया था, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू ये हमारे पास चले जाते हैं किस चीज में, ब्लैडर में, जिसको फिर हम यूरिन कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। ये किन्हें कहा जाता है, ये गुर्दे की पथरी। जैसे आपके सामने ये डायग्राम है, जब यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, मतलब वो कंसंट्रेट हो जाए, तो उसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकते हैं। और किडनी स्टोन जो है वो किन किन की वजह से हो सकते हैं, मतलब ये कि ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन जो है वो किडनी स्टोन का सबब बन सकती है या उसका बायस बन सकती है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। उसमें है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट जो है, इनकी मिकदार अगर ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से किडनी स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि यूरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो फिर वो क्या करता है, वो क्रिस्टल्स बना देता है, और वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो फिर आगे चल के किडनी स्टोन बनाते हैं। और ये जो किडनी स्टोन्स हैं ये यूरिनरी ट्रैक्ट में से पास नहीं होते, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, सिवियर किस्म का पेन, मतलब ये कि दर्द है। लेकिन अगर किडनी स्टोन बन जाए, और हम साथ साथ देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कॉजेज हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। तो जो सबसे पहली कॉज है वो क्या है, या सबसे पहली जो वजह है वो है एज। ठीक है, एज मतलब ये कि जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो किडनी अपने फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और उसका फंक्शन क्या है कि वो ब्लड को फिल्टर करे, और फिल्टर करने के बाद यूरिन फॉर्म करे, यूरिन बनाए, तो वो एज के साथ साथ कम हो जाएगा। इसके अलावा डाइट यानी कि जब हम खाते हैं अगर उसमें ग्रीन वेजिटेबल और सॉल्ट जो है वो ज्यादा हो जाए, या उनकी जितनी मिकदार चाहिए उससे कम या ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी और डी जो है ये भी किडनी स्टोन का बाइस बन सकते हैं। और किडनी स्टोन के पाथवे की बात की जाए तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कैलिक्स में है स्टोन, उसके अलावा ये वाला जो एरिया इसे कहा जाता है पेल्विस, तो यहाँ पर किडनी के पेल्विस में स्टोन है। और फिर वो क्या होता है, यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में आता है, और फिर यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेग्रन किडनी है, मतलब ये कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है उससे स्टोन की तरह का स्ट्रक्चर या स्टोन ने उसको फिल किया हुआ है। इसके अलावा जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो है उनकी वजह से भी किडनी स्टोन हो सकता है, या अगर पानी का इनटेक, वाटर का इनटेक हमारा जो है वो कम हो जाए तो वो भी किडनी स्टोन की वजह बन सकता है। इसके अलावा अगर अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो जाए, अल्कोहल जिसे कहा जाता है शराब, अगर उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाए तो फिर वो भी किडनी के फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है और किडनी स्टोन कॉज कर सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे ये पता लगेगा कि ये किडनी स्टोन है, तो सबसे पहले तो किडनी में पेन, मतलब ये कि दर्द होगा। उसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि जो किडनी है वो कहाँ प्रेजेंट है, किडनी जो है वो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोअर एब्डोमेन है वहां पर भी पेन होगा, मतलब ये कि बहुत सख्त किस्म का दर्द होगा। इसके अलावा पेशेंट्स में वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वॉमिटिंग मतलब ये कि उसमें उसको उल्टियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो किस वजह से होती हैं, क्योंकि ब्लड में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो क्यों ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि किडनी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रहा, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होने हैं वो अब जब बॉडी में रहेंगे तो उसकी वजह से वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो किडनी है वहां से जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो फर्दर क्या होता है, वो
यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर एंड देन ब्लैडर से यूरेथ्रा में और वहां से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब उसको फील होगा कि उसको बार बार यूरिन है आ रहा है और वो उसकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। इसके अलावा जो उसका यूरिन है उसमें अजीब सी, मतलब बहुत फाउल किस्म की स्मेल, बहुत बुरी सी स्मेल आएगी। उसके अलावा उसके यूरिन में ब्लड या पस जो है वो भी